We are going to start the new chapter of history, chapter number 5, social and religious reforms. Okay, in this part of the chapter, we are going to learn about the reform of the society and the religious things which are in the society. Okay, then now listen carefully. What is the content of the chapter is there? Okay, then now listen carefully. Along with the spread of English education, there was spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. तो जिस तरह से इंग्लिश एजुकेशन बढ़ा, तो इंग्लिश एजुकेशन बढ़ने के बाद अदर चीज़ों की भी जानकारी इंडिया के अंदर लोगों को होने लगी। मतलब नए नए थॉट्स लोगों के अंदर आने लगे। नए एजुकेशन के साथ नए थॉट्स, नई आइडिया, नई फिलोसॉफी लोगों को समझ में आने लगी। Then Indians were also introduced the Western thoughts and cultures. तो इंडियन पीपल जो है, जब उनको इंग्लिश समझ में आने लगी, इंग्लिश लैंग्वेज की उसमें एजुकेशन में उनके आ गया, तो उसके बाद जो वेस्टर्न लाइफ है, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न थॉट्स है, उसके बारे में भी लोगों को पता चलने लग गया कि किस तरह का है। Due to it, there were changes in social, religious, economic and cultural aspect of Indian society. अब जब इंडियन पीपल को ये बात समझ में आ गई कि वेस्टर्न कल्चर किस तरह की है, वेस्टर्न एजुकेशन किस तरह की है, वेस्टर्न फिलोसॉफी किस तरह की है, उनकी लिटरेचर किस तरह की है, उनके थॉट्स किस तरह के हैं, तो जो इंडियन पीपल हैं उन्होंने भी अपने थॉट्स में सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल ऐसे एस्पेक्ट में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। The modern educated Indian become aware that the backwardness of India was due to superstitions, then casteism, old customs, class system, and lack of critical outlook. तो जो एजुकेटेड इंडियन पीपल हैं, मतलब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की और वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी जाना, दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी मतलब अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है, जब उनको समझ में आया तो उन्हें एक बात का ज्ञान हो गया, अवेयर हो गए कि इंडिया का बैकवर्डनेस बहुत ही ज्यादा है। मतलब इंडियन जो सोसाइटीज हैं, कुछ पिछड़ी हुई सोसाइटी हमें दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि इंडिया के अंदर सुपरस्टिशन को मानने वाले पीपल ज्यादा है। तो सुपरस्टिशन तो आपको पता होगा, है ना, जिसको अंधश्रद्धा वगैरह हम कहते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें। उसके बाद कास्टिज्म है, अलग अलग तरह के कास्ट, और उस कास्ट में लोअर क्लास, अपर क्लास और लोवेस्ट क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह के क्लासेस बने हुए हैं। तो ये भी एक गलत बात है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होती। कास्टिज्म है। ओल्ड कस्टम्स, हमारे कुछ ओल्ड परंपराएं है ना, पुरानी परंपराएं हैं जो कुछ अच्छी थी और कुछ बुरी भी थी। तो ये भी कुछ ऑब्स्टेकल्स वहां पे बताए गए। क्लास सिस्टम है ना, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हायर क्लास, इस तरह के क्लास बने हुए थे हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर। उसके बाद क्रिटिकल आउटलुक वहां पे बहुत ही कम था। क्रिटिकल आउटलुक किसे कहते हैं? डीप स्टडी करके किसी भी चीज को जानने की कोशिश करना, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान के नाम पे हमारी सोसाइटी के अंदर भगवान के नाम पे किसी चीज को बताया जाए कि नहीं वो भगवान की चीज होती, मतलब फॉर एग्जाम्पल यज्ञ वगैरह किए जाते थे, है ना, और उसमें कुछ एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था, उनकी लाइफ को सैक्रिफाइस किया जाता था, मतलब इन शॉर्ट उसे असासिनेट कर दिया जाता था, एनिमल को मारा जाता था। तो ये मतलब बुक्स में लिखा है या कोई हमें बता रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी डीप स्टडी करते हैं क्या? हमें समझ में आता है क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बिना सोचे करते, मतलब क्रिटिकल आउटलुक वहां पे नहीं होता। डीप स्टडी करके फिर जानकारी नहीं ली जाती। तो इस तरह की सोसाइटी थी। इट वॉज नेसेसरी टू इरेडिकेट द फ्लो एंड अनडिजायरेबल टेंडेंसी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडिया कंट्री या कंट्री के बारे में। कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एक नई टेंडेंसी लोगों के अंदर लाना जरूरी था। जो अननेसेसरी ऐसी चीजें हैं उनको निकाल के फेंकना था, और जो नेसेसरी यानी प्रोग्रेस के लिए जो प्रॉफिटेबल ऐसी चीजें सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए उन चीजों को लाना था। एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो नई सोसाइटी वहां पे बनानी थी। कौन से बेस पे बनानी थी? ह्यूमैनिटी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर और फ्रेटर्निटी के ऊपर। ह्यूमैनिटी क्या है? मानवतावाद जिसे कहते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग शुड बी कंसिडर्ड द अदर पर्सन एज अ ह्यूमन,
नॉट एनिमल। तो दूसरा पर्सन वो भी ह्यूमन है और उसके साथ ह्यूमन जैसा बर्ताव करना चाहिए, उसे ह्यूमैनिटी वहां पे कहा गया है। ओके, तो ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। जो लोअर कास्ट पीपल है उसे लाइक एज एन एनिमल बिहेवियर उनके साथ किया जाता था, मतलब उन्हें छूना तक मना था, अनटचेबिलिटी थी वहां पे, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं थी। तो ह्यूमैनिटी लानी थी, इक्वालिटी, सबको एक जैसा। ऑल पीपल वेयर नॉट इक्वल, ऑल क्लासेस वेयर नॉट इक्वल, ऑल द कास्ट वेयर नॉट इक्वल इन आवर सोसाइटी एट दैट टाइम। तो उस टाइम में ये सारी डिफरेंशिएट जो थी वो थे, जिसकी वजह से इक्वालिटी के बेस के ऊपर हमारी कंट्री होनी चाहिए। फ्रैटर्निटी, व्हाट इज फ्रैटर्निटी? जिसे हम ब्रदरहुडनेस कहते हैं, है ना, वी ऑल ब्रदर, है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी की पूरी दुनिया एक फैमिली है और उस फैमिली के अंदर हम सब रिलेटिव्स हैं। जिस तरह से रिलेशन में रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं हमारे ब्रदर सिस्टर, उसी तरह से हमें रहना चाहिए। ये है fraternity. The educated thinkers started social awareness through writing to solve the various problems in society. सोसाइटी के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो थिंकर्स हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड ऐसे थिंकर्स थे, उन्होंने अपनी राइटिंग में से अपनी राइटिंग करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज कॉल्ड इंडियन रेनिसेंस। तो इसी तरह से जो भी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग वाले कंटेम्प्रेरी सोसाइटी वहां पे बनी, है ना, जिनके अंदर कुछ ज्ञान वहां पे आता है, जिनके अंदर कुछ ज्ञान आता है, कुछ ज्ञानी पीपल, पढ़े लिखे पीपल लोगों के अंदर ऐसे अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे हैं, लोग अच्छी अच्छी चीजों को सीख रहे हैं, उस पीरियड को क्या कहा गया? इंडियन रेनिसेंस। इंडियन रेनिसेंस। तो रेनिसेंस का मतलब क्या है? टू बर्थ और टू रिवाइवल, टू बर्थ और टू रिवाइवल, उसे रेनिसेंस वहां पे कहा जाता है। ओके, रिबर्थ और रिवाइवल, नया जन्म या नई स्वरूप से फिर से बनना, रिफॉर्म जिसे कहा जाता है। ओके, तो एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। तो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म का जो एरा था वो किस तरह का था? एरा मतलब टाइम पीरियड। ओके, तो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म, रिलीजन में भी रिफॉर्म की जरूरत थी, फिर से बनाने की जरूरत थी रिलीजन के लिए, और सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसे फिर से बनाना था। तो ये टाइम क्या था? ब्राह्मो समाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलो, ब्राह्मो समाज, तो इसमें क्या बताया जाता है? इन 1828 राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश द ब्राह्मो समाज इन बंगाल। बंगाल के अंदर राजा राम मोहन राय, उन्होंने 1828 को ब्राह्मो समाज को एस्टेब्लिश किया, मतलब फाउंड किया, स्थापित किया। ओके, he had studied many languages, he had studied many languages and religions। तो उन्होंने बहुत से सारे लैंग्वेजेस और रिलीजन्स को स्टडी किया। थ्रू इट हैज आइडियोलॉजी ऑफ एडवाइटा फिलोसॉफी वॉज डेवलप। ओके, तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी, अद्वैता आइडियोलॉजी से वहां पे अपनी फिलोसॉफी को डेवलप किया, जिसमें मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वेलिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल एंड फ्लोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वेयर द प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मो समाज। तो ब्राह्मो समाज के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स वहां पे बताए जाते हैं? तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है ना, जिसमें कास्ट, क्लास थ्योरी, मोनोथिज्म, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिचुअल्स एंड प्रेयर्स। तो ये सारी चीजें ब्राह्मण समाज में वहां पे आती है। ही अपोज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, देन पुरदाह सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजों को, सोसाइटी के अंदर कुछ चीजें जो चल रही थी उसको अपोज किया है ब्राह्मण समाज ने, राजा राम मोहन राय इन्होंने। तो वो क्या क्या थे? सती प्रैक्टिसेस। तो पुराने ज़माने में उस वक्त हमारे सोसाइटी के अंदर ये सती प्रैक्टिसेस चल रहा था, मतलब अगर कोई लेडी, उसका हस्बैंड वहाँ पे, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो लेडी भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे मर जाएगी। तो इस तरह की जो भी प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही थी वो थी सती प्रैक्टिस। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी कर देना। उसके बाद कुर्दा, है ना, मतलब कुछ ऐसे पीपल जो टेम्पल के लिए वहाँ पे छोड़े जाते थे, तो इस तरह से कुर्दा, ये सिस्टम वहाँ पे चल रही थी। उसके बाद
ही प्रमोटेड विडो मैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। तो उन्होंने और कौन सी चीज को बढ़ावा दिया? विडो मैरिज, है ना, जो भी विडो होती है मतलब ऐसी लेडी जिसका हस्बैंड वहां पे मर गया है, ऐसी लेडी उसे विडो कहते हैं, उसकी फिर से मैरिज करना। उसके बाद फीमेल एजुकेशन, फीमेल को एजुकेशन देना, ये उन्होंने प्रमोट किया, उसे प्रमोट किया। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर उन्होंने हिंदू कॉलेज वहां पे स्टार्ट किया है। देन क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर वहां पे बताया और लोगों मतलब न्यूज़पेपर थ्रू उन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश की, और वो न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी। ओके, कौमुदी। नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना समाज। चलो, प्रार्थना समाज में क्या बताया जाता है? तो दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इस्टेब्लिश प्रार्थना परमहंसा सभा, परमहंस सभा इन मुंबई इन 1848। तो 1848 में मुंबई में परमहंस सभा इस्टेब्लिश किया दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इन्होंने। लेटर परमहंस सभा वॉज डिसॉल्व एंड सम ऑफ इट्स मेंबर्स फाउंडेड प्रार्थना समाज। बाद में इस परमहंस सभा को डिसॉल्व कर दिया गया और उनके ही कुछ मेंबर्स ने एक नई मतलब वहां पे ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जिसे प्रार्थना समाज कहा गया। देन दादोबाज ब्रदर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट वहां पे दादोबा के ब्रदर जो थे आत्माराम पांडुरंग, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। द prestige of the institution increased due to enrollment of young graduate from Mumbai University। और इस मतलब इंस्टीट्यूशन की जो प्रेस्टीज है उसे बढ़ाने के लिए वहाँ पे बहुत ही यंग ऐसे ग्रेजुएट्स पीपल जो है उनको एनरोल्ड किया गया, उनको एडमिट किया गया या उनको वहाँ पे बुलाया गया। नेक्स्ट है जस्टिस रानडे। डॉक्टर आर.जी. भांडारकर कैरी फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। आगे चल करके जो जस्टिस रानडे हैं उन्होंने डॉक्टर आर.जे. भांडारकर उन्होंने इस प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया, फॉरवर्ड किया। द अपोजिशन टू आइडियल वर्शिप देन मोनोथिज्म, अपोजिशन टू रिचुअल वेयर द प्रिंसिपल ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के जो मतलब आइडियाज थे वो इस तरह से थे कि वर्शिप, आइडियल वर्शिप को वहां पे अपोज करना। मोनोथिज्म जो थे, है ना, जिसे कुछ बुरी चीजें रिलीजन के लिए कुछ बुरी चीजें जो है उन्हें अपोज किया था। देन रिचुअल्स को अपोज किया उन्होंने। उसके बाद स्ट्रेस ऑन डिवोशन एंड प्रेयर, तो प्रेयर और डिवोशन के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस किया। हाँ, okay. Then for reforming they stress the devotion and prayers। तो prayers और devotion को उन्होंने stress किया। For reforming the society प्रार्थना समाज started orphanage। तो सोसाइटी का रिफॉर्म करने की कोशिश उन्होंने की, जो भी बुरी चीजें थी वो निकाल के अच्छी चीजें लाने की कोशिश की प्रार्थना समाज ने। और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्फनेज भी वहां पे इस्टेब्लिश किया। ऑर्फनेज क्या होता है? मतलब ऐसे बच्चे जहाँ पे जिनके माता पिता नहीं होते, अनाथ बच्चों के लिए एक मतलब वहाँ पे स्कूल ही कहेंगे उसे, या आश्रम उन्होंने स्टार्ट किया, ऑर्फनेज। देन वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो उन्होंने वुमेन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किए। नाइट स्कूल स्टार्ट किए फॉर वर्कर्स, जो वर्कर दिन भर काम करते थे रात में पढ़ने के लिए उन्हें नाइट स्कूल स्टार्ट किए। एंड सोसाइटी फॉर दलित्स की सोसाइटी के लिए भी उन्होंने काम किया। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश डिप्रेस क्लासेस मिशन। तो इसी मतलब प्रार्थना समाज के एक मेंबर थे जिनका नाम है महर्षि विठ्ठल शिंदे। उन्होंने डिप्रेस क्लासेस मिशन को इस्टेब्लिश किया और उसके जरिए थ्रू द मिशन एट एन अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की इसके जरिए।
ओके, नेक्स्ट है हमारा सत्यशोधक समाज, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, सत्यशोधक समाज। इसको सत्यशोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेस ऑफ इक्वेलिटी। तो जो सत्यशोधक समाज का वर्क है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर चलता था? तो ये चलता था सोसाइटी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को फॉर्म करना है, मतलब अच्छी चीजें सोसाइटी में लानी है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी को बेस रख के सोसाइटी के अंदर अच्छी चीजें लानी है। ओके, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को उन्होंने अपोज किया। अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत वहां पे चलती थी, मतलब लोअर कास्ट पीपल जो थे, है ना, वो किसी चीज को, मतलब जहाँ पे सब लोग पानी वगैरह पीते हैं, कुछ टेम्पल है या कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे वो जा नहीं पाते थे, तो ये अनटचेबिलिटी को वो अपोज कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट है दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड वुमेन। तो वुमेन के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस पीपल जो थे, मतलब डिप्राइव्ड पीपल थे, है ना, बहुत से सारी फैसिलिटीज से दूर गए हुए ऐसे जो पीपल थे, उनके लिए उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट किया। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्राह्मणांचे कसब। तो उन्होंने सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश की, वो कुछ बुक्स के जरिए। तो उन्होंने बुक्स लिखा सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, ब्राह्मणांचे कसब, दूसरा गुलामगिरी, इस तरह का बुक उन्होंने लिखा। उसके बाद शेतकऱ्यांचा असूड, ये बुक लिखी जो फार्मर्स के ऊपर है। उसके बाद सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी बुक उन्होंने लिखी और जिसमें सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ था। ही सेवरली criticized the traditions and customs that made discrimination between men and women। तो इसमें मैन और वुमन में डिस्क्रिमिनेशन करने वाली जो सोसाइटी कस्टम्स, उसके ऊपर वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, मतलब ये चीजें गलत है ऐसा कहते थे। ओके, नेक्स्ट है मैन एंड वुमेन और रादर ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ। और उसके साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें भी जो डिफ्रेंशिएट होता है ना, उसे भी उन्होंने अपोज किया था। इन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने। नेक्स्ट है आर्य समाज। ओके, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया। नीचे ऑफिस में सर को बोलो ना, खाना पेपर दे दो, मेरा नाम बोलो। ही रोट अ बुक सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने एक बुक भी लिखी सत्यार्थ प्रकाश। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती। न्यू लिंक आ गई। ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट आर्य समाज वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर।